बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लाहौर में हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के नाम से हुकूमत जो है वो हम देख रहे हैं कि आवाम को सस्ते घर देने का जो वादा है उसकी तकमील की जानिब गामजन है और बड़ी तेजी से गामजन है। लाहौर में तकरीबन 35,000 अपार्टमेंट्स या घर जो है वो बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा जो है वो कम आमदन वाले अफराद के लिए डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से एक गिफ्ट है। पहला जो मरहला है उसमें 41 अजला में 10,000 घर जो है वो दिए जाएंगे। ये हदफ है हुकूमत का। और इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर में कारोबारी जो सरगर्मियां हैं और उसके जो रोजगार हैं और शरह नमू पर जो असरात हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वजीर आजम साहब का ये अज़्म है कि कमज़ोर तबका जो है उसका समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ लाजमी करार दिया जाए। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलो। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में मेरे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब, आप माहिर मुआशियात है। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ तशरीफ रखते हैं मलिक कलीम अहमद साहब, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आप कन्वीनियर हैं हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी LCCI। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिम शौकत साहब, आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सर स्टार्ट जो है वो आप ही से लेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, डिटेल्स के बारे में। पंजाब में जो प्रोजेक्ट अब ये शुरू किया जा रहा है, इससे पहले इस्लामाबाद में भी हमने देखा। सर लैंड कितनी है, कितने यूनिट्स होंगे, कितने अजला में कितने घर बनाए जाएंगे इसके ऊपर? थैंक यू वेरी मच सुमेरा। और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने चूज किया, क्योंकि कोशिश ये है कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और वो फिर इस स्कीम का हिस्सा बने। बुनियादी तौर पर सुमेरा, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गरीब आदमी को सस्ती और म्यारी छत मिले। ठीक है, जो कि आज से पहले पाकिस्तान में हाउसिंग की इंडस्ट्री तो थी या हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स होते थे, लेकिन स्पेसिफिकली मेंट फॉर गरीब आदमी के उनको अपनी लिमिट्स के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट या एक मयारी घर मिले। नंबर एक। नंबर दो ये कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को बूस्ट मिले और ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स जो हैं और बिल्डर्स जो हैं और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो इस बिजनेस में आए, इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि होता ये है कि जब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है तो बैक एंड के ऊपर 40 से 45 इंडस्ट्रियां जो हैं वो ग्रो करती हैं। ठीक हो क्या? तीसरी जो एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो। तो जब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ग्रो करती है और बैक एंड पे 40-45 इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, तो इंडस्ट्रीज जब ग्रो करती है प्रोडक्शन तो बढ़ती है, जॉब रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। बिल्कुल। इस तरह मुल्क में एक ग्रोथ, GDP ग्रोथ होता है और फिर जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ती है और बेरोजगारी कम होती है। वैसे भी एक स्टडी है, काफी मेच्योर स्टडी, कि जैसे जैसे आप मैं देख रहा था कि जिस वक्त 10,000 केनाल पर कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें उन्होंने कोई फार्मूला डिवाइस किया है कि उसमें 33 या कितनी उसमें जॉब्स जो हैं वो निकलती हैं। ठीक है। तो 2-3 जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव थे उसमें ये था कि गरीब आदमी को घर मिले, उसमें कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो। अब देखें स्पिरिट और खूबसूरती क्या है इस स्कीम की। आज से पहले गरीब आदमी के पास ऑप्शन ये था कि वो किसी के घर में सारी जिंदगी रहकर उस घर का किराया देता था। बिल्कुल सही। और आखिर में वो घर भी उसका अपना नहीं होता था। इस पे इसमें खूबसूरती ये है कि वो अपने घर में रहेगा और एक मुय्यना मुद्दत, फॉर द लिमिटेड टाइम, फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वो एक इंस्टॉलमेंट देगा और उसके बाद वो घर जो है उसकी मिल्कियत बन जाएगा। बिल्कुल, उसकी मिल्कियत बने। देखिए ना, ये कितनी, दिस इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। एग्जैक्टली। कहां पर आप सारी जिंदगी किसी के घर का किराया देते हैं और कहां पर कुछ अरसे के लिए आप अपने घर की किस्त देते हैं और फिर वो घर आपका बन जाता है। तो पहली तो ये चीज थी। दूसरी चीज देखें, ये थोड़ा सा मैं अवाम को समझाने के लिए जरा डिटेल में बताऊं कि जब आजकल 5 मरले का घर जो है, सपोज वो एक दरमियाना घर 60-70 लाख रुपए का बनता है और आप कमा रही हैं या आप जो भी हैं आप एक अर्न करते हैं, लेकिन आपके पास यकमुश्त
ऑन द स्पॉट 40-50 लाख रुपया कैपिटल नहीं है। सही। आप जिंदगी में 25-30 साल कमाने के बाद 40-50 लाख जमा करेंगे तो उस वक्त वो घर जो आज 50-60 लाख का है या 40-50 लाख का है वो कई करोड़ का हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, या इससे भी ज्यादा। तो यानी आप सारी जिंदगी भी जमा करते रहें तो शायद 5 मरले का घर ना ले सकें। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि नंबर 1 आपके पास यकमुश्त एक कैपिटल होगा घर लेने के लिए। नंबर 2, यू डोंट हैव टू गो इनटू द मार्केट टू बाय द लैंड। जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो आपको इतना डर लगता है कि सारी जिंदगी की जमा पूंजी कहीं धोखाधड़ी और फ्रॉड की नजर ना हो जाए। जमीन की सारी जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मे है। फिर उस घर का नक्शा पास कराना, फिर उसके एनओसीज लेना, फिर उसको ठेकेदार ढूंढना, कंस्ट्रक्ट करवाना, आपकी तमाम हेडेक जो है वो हुकूमत ने अपने सर ले ली है। जब आप खुद जाएंगे तो पहले आप जमीन खरीदेंगे, फिर आप उसके एनओसीज लेंगे, फिर नक्शा पास कराएंगे, फिर ठेकेदार को पकड़ेंगे, फिर एक गरीब आदमी अपनी 6-7 महीने की कम से कम और साल 1.5 साल की दिहाड़ी तोड़ेगा और के घर बनाएगा। कमाएगा क्या, खाएगा क्या और घर से क्या क्या बनाएगा। इस केस में 1.5 साल के अंदर अंदर उसको बना बनाया घर टर्न की बेसिस पे मिलता है। ना उसने नक्शा पास कराना है, बिल्कुल सही, उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, वो उसमें रहेगा और फिर रेंट पे करते हुए कुछ अरसे बाद वो घर जो है वो उसकी मिल्कियत बन जाएगा। आसिम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, चूंकि आप बात कर रहे थे जॉब क्रिएशन की, इंडस्ट्री के बूस्ट होने की, तो हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर पहले भी हम बड़े डिटेल में बात कर चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा हम आगे से स्टार्ट करें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट हो, फिर जॉब क्रिएशन हो। ऑब्वियसली ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, तो इस तरह के जो शॉर्ट टाइम पीरियड के प्रोजेक्ट होते हैं, ज़ाहिर है जॉब क्रिएशन होगी, लेकिन अगर ये 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है तो 5 इयर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा और इंडस्ट्री जो है वो बाकी जो उससे रेलेवेंट इंडस्ट्रीज है ऑब्वियसली वो भी 5 या 6 साल तक उस तरह से काम करेंगे, फिर वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। तो सर, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मुल्क की मईशत के ऊपर किस तरह से असरअंदाज? देखें, बात ये है जी कि मैं पहले एक और बात भी कर दूं कि ये वाकई हुकूमत को मुबारक देने वाली बात है कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूथ बल्ज है, यंग लोग शादियां कर रहे हैं, अब शहरों में आ रहे हैं और उनको घर चाहिए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम अभी ये हाई राइज पे नहीं गए थे, हम अभी मॉर्गेजेस पे नहीं गए थे। ये एक्सपेरिमेंट हाई राइज का भी है और मॉर्गेजेस का भी है और टर्नकी का भी है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये अगर ब्यूरोक्रेसी के नजर ना हो जाए तो शायद ये बहुत सक्सेसफुल है। आपने जो बात की है वो इकोनॉमिक फिलॉसफी का हिस्सा है। दो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ीज़ हैं, एक न्यू क्लासिकल की जो अमूमन होती है, उसमें जो है गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव, जिसकी वजह से वो फिर ये सारे काम करते हैं। और वो जो बात आप कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म नुकसान भी लिए जाते हैं, मगर ये जो है इसको बड़ी वाज़े तौर पे केन्जियन इकोनॉमिक्स का हिस्सा है ये, ठीक है। इसको हम प्राइमरी जॉब क्रिएशन कहते हैं। सही। और ये केन्स ने उस वक्त भी कहा था कि जब मुल्कों में क्राइसिस आए तो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका में उन्होंने हाई राइज डैम्स बनाए और मुल्कों में, हमारे मुल्क में भी सड़कें बनी एंड सच फोर्थ। बट ये सोशल इश्यूज को भी सॉल्व कर रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज को भी सॉल्व कर रहा है और पॉलिटिकल इश्यूज को भी। ये बात सही है कि ये इस जॉब क्रिएशन से वो जो लाखों लोग एम्प्लॉय होंगे जो अदरवाइज अनस्किल्ड हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और क्योंकि डिमांड बढ़ेगी उनकी वेजेस भी बढ़ेंगी रिलेटिवली इन द कॉन्टेक्स्ट, जिससे उनको जो आमदनी आएगी उससे बाकी शोबे, एक तो वो है ना जी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 40-47 डायरेक्टली लिंक्ड है, मगर जो मैक्रो लेवल की कॉन्टेक्स्ट होता है कि इन लोगों ने खाना पीना खरीदना है, इन्होंने दवाइयाँ खरीदनी हैं, सो ये डिमांड साइड बढ़ाती है और फिर उसमें ग्रोथ का मॉडल है, ठीक है। केन्जियन मॉडल है ही कंजम्पशन पे, कि जो ग्रोथ आती है, केन्स हमेशा समझता है कि इट इज from demand. ठीक होगा, higher income will give you higher demand will give you enough prices के profit margins और supply side जो है
दूसरे प्रोडक्ट्स की भी, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, बाकी ऑब्वियसली जब आपके पास दूसरे पैसा products आएगा तो की आपने भी, सारी तो प्रोडक्ट्स फिर- यूज करनी है। फिर मुल्क में ग़िज़ाइयत भी बेहतर हो जाती है, मुल्क में आप फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना शुरू कर देते हैं। ये बात सही है कि आप कह रहे हैं कि वो चंद सालों के बाद प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मगर नए बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, डिमांड बिल्कुल तो स्पेशली हाउसिंग की तो रहती है एंड सच फोर्थ, तो नहीं ऑब्वियसली रहेगी तो कोई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जी, तो वो घरों की सिर्फ डिमांड भी। पॉपुलेशन का इशू नहीं है, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ भी इशू है कि आज Exactly. आपने एक अपार्टमेंट का घर लिया है तो कल शायद आप दो कमरों वाला घर लेना चाहेंगे, और exactly. परसों आप एक 5 मरले से 7 मरले वाला घर लेने के हैं। तो हमारी ह्यूमन जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। सो ये नहीं तसव्वुर करना चाहिए कि जैसे वो घर बन जाएंगे तो ये नहीं होगा। जो हम चाहते हैं वो ये है कि इसके साथ स्किल एनहांसमेंट भी हो, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट के वो जो पैसा मिले इनको, वो उससे वो अपने बच्चों को स्कूल, ऐसे स्कूलों में भेज सकें जहां अब वो इंडस्ट्री में आगे जाके या अपना बिजनेस कर सकें। तो ये एक लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट बनता है, और क्राइसिस इसी तरह बड़े बड़े मुल्कों में खत्म हुए हैं। ठीक हो गया। आसिम साहब चूंकि हमारे साथ हैं, क्योंकि वो फोन पे, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। आसिम साहब, आपने बात की उससे पहले जब आपने फरमाया कि इस प्रोसीजर को जो है वो बहुत आसान कर दिया गया, तो सिर्फ आवाम की नॉलेज में लाने के लिए, उनको आगाही देने के लिए भी हुकूमत ने कुछ प्लान किया है ताकि आवाम को जो है पता चल सके कि ये प्रोसीजर कितना आसान है। अब वो पहले वाला प्रोसीजर नहीं रहा है, बल्कि ये ईजी हो गया, ये वन विंडो ऑपरेशन हो गया। जी सुमेरा, देखें, बुनियादी तो कोशिश है ही ये कि अवाम को रिलीफ मिले। इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले वन विंडो ऑपरेशंस हो और डिजिटल पोर्टल के थ्रू सारा कुछ हो। ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है इसको कम से कम किया जाए ताकि करप्शन के एलिमेंट भी खत्म हो और जो लोगों की एक खवारी है वो भी खत्म हो। इसमें तीनों एंगल्स को देखना पड़ता था। एक तरफ अवाम को, जो बायर है, जो कि घर लेना चाह रहा है, सही। और सबसे ज्यादा आसानी उनके लिए करनी थी जो कि घर बना रहा है, क्योंकि जब तक घर बनाने वाले के लिए आसानी नहीं होगी, वो बेचारा लेने वाला तो सड़कों पे शक्ल ही देखता रहेगा ना। तो जो आपके डेवलपर्स थे, जो आपके बिल्डर्स थे, जो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, उनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना, उनके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना, उसके बहुत काम हुआ। मैं जल्दी से 4-5 चीजें वो बताऊं जो कि इंसेंटिव कंस्ट्रक्शन कंपनीज को या डेवलपर्स को दिए गए। सबसे पहले तो उनको एक एमनेस्टी दी गई कि अगर आप हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, गरीब आदमी के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द सोर्स ऑफ योर इनकम, या सोर्स ऑफ योर मनी, कि ये पैसा आया कहां से। ठीक है। उसके बाद आपको मटेरियल के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स की से एग्जम्पशन दी गई है। उसके बाद आपको ये कहा गया है कि आपकी जो टैक्स रिजीम है, बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन का ना टैक्स का बड़ा एक पेचीदा था मामला था, जिसके ऊपर वो बेचारे हर वक्त शिकायत करते रहते थे। सही कह रहे हैं। हमने उसको फिक्स टैक्स रिजीम में डाला है कि आपकी जमीन को स्क्वायर फुट मुरब्बा से स्क्वायर फुट के ऊपर मैयर किया जाएगा और स्क्वायर फुट के हिसाब से एक फिक्स टैक्स आप पर लागू कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप लो कॉस्ट यूनिट बनाते हैं तो उस फिक्स टैक्स को भी 90% कम कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। उसके बाद अगर आप नेफ्डा के साथ रजिस्टर होते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो नेफ्डा जो है वो आपको इतना ज्यादा फैसिलिटेट करेगी कि तमाम एनओसी, तमाम अप्रूवल वो नेफ्डा की जिम्मेदारी है। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ डील करना, फिर सैनिटेशन के लिए, फिर फिल्ट्रेशन के लिए, फिर सड़कों के लिए, फिर बिजली के कनेक्शन के लिए, ये तमाम कनेक्शन के रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हुकूमत पाकिस्तान आपको फैसिलिटेट करेगी। इसके अलावा हाँ, बेशुमार वो छोटे छोटे टैक्स, कोई सेल्स टैक्स के नाम पर, कोई गेन टैक्स के नाम पर, वो हमने खत्म, यहाँ तक कि हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई मशीनरी बाहर से मंगाना चाहती है तो वो कम ड्यूटी के ऊपर या जीरो ड्यूटी के ऊपर ये भी बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है आसिम साहब। आसानी दी जाए कि जितनी आसानी से वो घर बनाएंगे उतनी ही आसानी से लोगों को आगे, और लोगों की आसानी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स हो, बैंक कम मार्कअप के ऊपर कर्जा दें ताकि उनको आसानी से घर मिले। जी बिल्कुल सही। आसिम साहब, मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। गवर्नमेंट ने हमने देखा है कि डे फर्स्ट से खैर उनका ये था एम कि हम घर देंगे लोगों को,
और फिर ये एम किया और इसके ऊपर डट गए और इसके ऊपर हमें काम करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। बाकी भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पैरेलल, लेकिन जितनी तेजी से ये प्रोजेक्ट चल रहा है बाकी उतनी नहीं है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। आपके नजदीक इसके रीजंस क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको क्यों इतना कंसंट्रेट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसिम शौकत साहब की एक बात को मैं इंडोज करूंगा कि गवर्नमेंट को ये एहसास है कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं। एग्जैक्टली ये उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है कि एक घर बनाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सही। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म कर दें तो मेरा ख्याल है मोस्टली लोग इस इंडस्ट्री में आने से उन पे एतराज़ कोई गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है। और अब जो लोग इस इंडस्ट्री में कम आ रहे हैं या किसी भी काम में जाते हैं, सबसे पहले उनको यही नज़र आता है कि यार इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने ये चले एक स्कीम दी है और मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को इन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम हमारे जितने LDA, FDA या CDA जितने भी हमारे इदारे हैं जी जी उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। ठीक है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करने वाला कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आनी ना चाहिए। हो। बिल्कुल इसमें सही। लोग ज़्यादा एडअप हो जाए। ठीक हो गया। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है वो सवाल बड़ा वैलिड है कि आखिर PM साहब ने कंस्ट्रक्शन पे ही इतना जोर क्यों दिया। आखिर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, Obviously, इसके अंदर और टेक्सटाइल भी है, बिल्कुल। टेक्सटाइल ना सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपोर्ट का वो तो टेक्सटाइल ही है हमारे ऐसा ही। पास, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं हम लोग, ज़र मुबादला बाहर से आता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुबई के अंदर ना कोई इंडस्ट्री है ना वो एक ज़री मुल्क है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं। लेकिन दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी शोबे में काम हुआ तो वो कंस्ट्रक्शन थी। सही। आज भी दुबई की कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है शायद कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद वो नंबर 1 पे आ जाएगी। एक वक्त आया कि दुबई के अंदर वो जिस तरह वो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर एक बूम आया था, गुब्बारे के अंदर से हवा निकली और लोगों ने देखा कि जनाब वो प्रॉपर्टी रिवर्स होना शुरू हो गई, प्रॉपर्टीज उनकी प्लाजे उनकी वो जितने बड़े मॉल्स थे वो खाली होना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आज भी वो याद है उनके वो शेख मोहम्मद का वो बयान, उसने कहा था कि नो डाउट कि आज बुरा वक्त है, नज़र आ रहा है कि लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन उसने कहा एक वक्त आएगा कि ये दोबारा लोग इस जगह पे आएंगे। और इसके बावजूद, इन हालात के बावजूद उन लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी। बिल्कुल सही। वो आज भी अगर किसी वजह से सरवाइव कर रहे हैं, मैंने आपको बताया उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, उस मुल्क के अंदर सारा टोटली टूरिस्ट है या दूसरी कंपनीज आके बिजनेस कर रही हैं। इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। ठीक है। उसके अंदर आज भी बेरोजगारी क्यों नहीं है? अगर खान साहब का ये विजन था तो नो डाउट उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा। और ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात थी कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आके, जिस तरह अभी बता रहे थे आसिम साहब, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि तकरीबन 40 से 50 के करीब जो इंडस्ट्री है वो रन करती है। ऐसा ही है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। 10,000 मरला के करीब तकरीबन ये आज जो PM साहब ने किया है, जी जी। बहुत बड़ा स्टेप है। छोटा जो कुंभ है, जो नए हमारे जोड़े शादीशुदा हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में वैसे भी पाकिस्तान के अंदर अब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। पहले ये निज़ाम बहुत अच्छा था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो तरक्की कर रहे हैं ये अब निज़ाम वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो सही कह रहे हैं। उसके लिए ठीक है, लोगों को छोटे घर मिलने चाहिए, इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। लेकिन मेरी एक सजेशन है, गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है कि जो छोटे शहर और छोटे कस्बे हैं ना उनको आबाद किया। एग्जैक्टली। आप लोग शहरों को अगर आबाद करते जाएंगे, इनके ऊपर पहले ही ओवरलोड है, मजीद लोड पड़ता जाएगा। सही। उसके बाद इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अगर सारी शहर में आ जाएगी, आप जितने मर्जी घर बना लें आप पूरा नहीं कर सकते। सही। इसलिए जो छोटे तहसील है, हमारी तहसीलें हैं, हमारे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, उनको आबाद करना चाहिए। उसके अंदर आपको हॉस्पिटल बनाने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए। सही। ताकि वो लोग जो फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, ताकि वो लोग वहीं पे रहें। दूसरे शहरों में जाके फैक्ट्रीज में काम करने की बजाय अपने शहरों में रहें, अपने बच्चों के पास अपने घर में रहें, ओवर पॉपुलेटेड नहीं होगा। लाहौर क्यों ओवर पॉपुलेटेड है? लाहौर की आबादी, अब ये छुट्टियां आ रही हैं, लॉकडाउन हो रहा है, खाली हो जाएगा लाहौर। आप देखेंगे लाहौर के अंदर मेरा ख्याल है कि अगर इस वक्त इस्लामाबाद और कराची और लाहौर ऐसे खाली हो जाते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं। आपकी यही बात मैं ना आसिम साहब की जानिब लेके जाना चाहूंगी। आसिम साहब, इस्लामाबाद में हमने देखा, नो डाउट ये बहुत अच्छे स्टेप हैं। हमने देखा कि वहाँ पर फिराश टाउन जो है वो स्टार्ट किया गया, 2000 तकरीबन जो घर है वो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। 2 साल का ये मंसूबा है और इसके अलावा 600 घर जो है वो कच्ची आबादी को भी दिए जा रहे हैं। सर, जो बात कर रहे थे मलिक साहब अभी,
कि छोटे शहर और छोटे कस्बों को, छोटी तहसीलों को आबाद करना जो है वो ज्यादा फायदामंद रहेगा, ताकि बड़े शहर ओवर पॉपुलेटेड भी ना हो, जो भी इन्होंने पॉइंट्स बताए, इसके ऊपर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं सर? जी अच्छा सुमेरा, पहले तो गुड क्वेश्चन, और मलिक साहब ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं आपको 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आज जो इनॉग्रेशन हुई है, द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पेरी अर्बन। पेरी अर्बन प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि बड़े बड़े शहरों के नवाह में जो छोटे कस्बे हैं वहां पर छोटे घर बनाए जाएं और लोगों को वहीं पर घर दिया जाए जहां पे वो रिहायशी हैं। फॉर एग्जांपल, आज का जो प्रोजेक्ट, जो पहला फेज स्टार्ट किया है पेरी अर्बन का, उसमें 22 जिलों के अंदर 39 तहसील के अंदर हमने 41 साइट्स के ऊपर ये घर बनाने शुरू किए हैं। ठीक है। और मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, मलिक साहब ने कहा कि 10,000 मरला, ये 10,000 मरला नहीं है, ये 10,000 घर हैं 35,000 मरले पे। तो ये वो सारे वो हैं जो छोटी छोटी तहसीलें हैं, जिसके अंदर चूनिया है, जिसके अंदर चकवाल है, जिसके अंदर मंडी बहाउद्दीन है, जिसके अंदर डेरा गाजी खान खानेवाल है, जो बिल्कुल खानेवाल है, वो जो दूर दराज की छोटी छोटी तहसीलें हैं, वहां के ऊपर जो हम ये स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि जो निवाही इलाके हैं, बड़े बड़े शहरों में तो सब रहना चाहते हैं, फिर होता क्या है, जब वहां हाउसिंग की इंडस्ट्री बनती है या वहां इंडस्ट्री बनती है तो फिर लोग रश करते हैं, फिर अपना कस्बा नहीं डेवलप होता और शहरों के ऊपर लोड बढ़ जाता है। तो हमारी ये जो पेरी अर्बन स्कीम है, ना सिर्फ ये कि इसकी कीमत बहुत कम है, ये जो लोअर मिडिल क्लास है उसके अंदर, अब आप देखें ना कि 5,000 किस्त, ये वो किस्सा कि अगर आप डाइन आउट करने जाती हैं शहर में तो 2 बंदे अगर स्टेक्स खाते हैं तो 5,000 बिल आ जाता है। सही कह रहे हैं, तो 5,000 महाना किस्त पे आप अपना घर ले रहे हैं 3.5 मरले का, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको सुमेरा, अगर आप विजुअलाइज कर सकें, दिस इज समथिंग जो बेचारा गरीब आदमी सारी जिंदगी नहीं सोच सकता था कि 5,000 रुपए महीना किस्त दे के मैं 3.5 मरले का बेहतरीन घर, जिसका टाइटल भी क्लियर, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट, जो जिसमें बिजली भी है, जिसमें पानी भी है, जिसमें सीवरेज भी है, यू नेम इट एंड द फैसिलिटी विल बी देयर। तो ये वो तमाम जो आपने बात की कि ये शहरों में नहीं बन रहे हैं, ये जो मैंने आपको 10 जिले या 39 क्या कहते हैं वो गिनवाए हैं, तहसीलें गिनवाई हैं, या 22 जिले हैं, ये वो दूर दराज के जिले हैं और वो तहसीलें हैं जो नवाह में आती हैं, जो मेट्रोपॉलिटन में नहीं आती हैं। और यहाँ पर 10,000 घर पहले फेज में बनने जा रहा है 35,000 केनाल के ऊपर, और उसकी कीमत कितनी है? सिर्फ 14,23,000 या इसके लगभग। 5,000 महाना किस्त पर आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। और किस्त भी कब देनी है? इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, पहले से नहीं देनी। जिस दिन आपको टर्न की बेसिस पर अपने घर की चाबी मिलेगी, आप अपने घर में शिफ्ट होंगे, तब आप अपने घर की किस्त देना शुरू करेंगे। उससे पहले तमाम हेडेक, एक एक चीज जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, बैंक्स और डेवलपर करेंगे। गरीब आदमी को जब उसकी छत मिल जाएगी, फिर वो 1 महीना मुद्दत के लिए किस्त देना शुरू करेगा। So this is the beauty. मलिक साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मलिक साहब। जी जी जी। आसिम साहब, आपने जिस तरह बताया, नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। हम इसको इस नज़र से देखते हैं कि वाकई ये ख्वाब था जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि एक गरीब आदमी अगर जो अपने घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद 5,000 देगा, ये बहुत बड़ी बात, जिस तरह से आपने काम कर रहे हैं, वाकई वो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह आपने बताया, नो डाउट मैंने उसमें देखा था, खान साहब के वो उसमें पढ़ा भी था कि छोटे शहरों में और छोटी तहसीलों में आप इसको लेके जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें आसिम साहब मैं थोड़ा सा इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, जो आप लोग एडवांस ले रहे हैं, क्या वो एडवांस किस तरह लिया जा रहा है? 5,000 किस्त तो समझ आती है कि गरीब आदमी दे देगा, नो डाउट। मैं ये समझता हूँ शायद वो 5,000 से 2-4 हज़ार शायद और भी ज्यादा दे दे। अगर वो किराए पे रह रहा होगा तो उसने अगर वही किराया देगा तो उसको समझ आती है। एडवांस का पूछना चाह रहा हूँ। प्लस उसमें दूसरी चीज ये है, बड़ी मेन चीज है, बैंक जो है ना, पाकिस्तान के जो बैंक है, खासतौर पे पाकिस्तान के बैंक के अंदर किसी बंदे ने भी लोन लेना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई आसानी से मिलता है। पहली बात तो ये कि 0.2% पे 0.2% सिर्फ लोगों को पहले लोन्स मिल रहे थे, लेकिन अब जो है वो आसिम साहब सवाल आ गया आपके जाने काइंडली। पहले तो इसका जो डाउन पेमेंट है, कितने पैसे होंगे डाउन पेमेंट देने के लिए, और बैंक्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बताइए। मैं आपको ना थोड़ा मुझे अब 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं 1 बाय 1 आहिस्ता से करूं ताकि लोगों को समझ भी आए। देखें, सबसे पहले तो जो डाउन पेमेंट है वो हमने इतनी कम रखी है ताकि बैंक को बाउंड करने के लिए सिर्फ 10% डाउन पेमेंट दे के जब आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी
तब 10%, यानी 14 लाख का घर है तो आपने 1,40,000 रुपए, बिल्कुल सही है, 1,40,000 आपने डाउन पेमेंट दी। उसके बाद 14 लाख के घर पर 3 लाख हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है, कॉस्ट सब्सिडी। सही, यानी आपने जो किस्त देनी है वो तकरीबन 10 लाख की देनी शुरू करनी है, क्योंकि 1,40,000 आपने डाउन पेमेंट दी, बिल्कुल मिनिमल सोर्स है ये। आप इमेजिन करें ना आजकल के दौर में जहां, अच्छा उसके बाद सबसे पहले पेरी अर्बन हाउसेस पे जिन घरों की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी सब्सिडी लैंड सब्सिडी है। आपको 3.5 मरला जमीन मुफ्त मिल रही है, यू नो इट। ये वो जमीन है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए मरला, ये आपको 10,000 रुपए मरला हुकूमत पंजाब या पाकिस्तान की हुकूमत दे रही है। आपको सबसे पहले लैंड के ऊपर रियायत, लैंड सब्सिडी मिली, जमीन के ऊपर रियायत मिली, फिर आपको कॉस्ट सब्सिडी मिली। 14 लाख के घर में 3 लाख हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। अब आगे आ जाएं, अब आपको मार्कअप सब्सिडी मिल रही है। वो मार्कअप जो बैंक्स जो हैं वो 11% या 12% पे ले रहे हैं, वो आप 3% पे दे रहे हैं। 8% जो है मार्कअप का हिस्सा 11 में से वो हुकूमत पाकिस्तान दे रहा है। उसके बाद सारा घर कंप्लीट करने के बाद तो आपको जो एडवांस है ये एक बिल्कुल मिनिमल, यानी 14 लाख का घर, अच्छा ये घर मार्केट में 35 लाख रुपए का है, बिल्कुल वो है, आपको ऑलरेडी, और उसके ऊपर भी 10% सिर्फ आपको एडवांस देना पड़ेगा। बाकी जो किस्तें हैं वो उस दिन शुरू होंगी जिस दिन आप अपने घर में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो ये था। दूसरा सवाल क्या था? बैंक की इन्वॉल्वमेंट। हाँ, अच्छा जी, बैंक की इन्वॉल्वमेंट। लेकिन सबसे पहले तो ये कि बैंक्स जो थे वो कर्जा देते नहीं थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मसला ये था कि लोग कर्जा ले लेते थे, घर बनाते थे और उसके बाद डिफॉल्ट कर जाते थे। जब बैंक अपना पैसा लेने आता था तो वो अदालत में चले जाते थे, स्टे ले आते थे और फिर साल स्टे चलता था। ऐसा ही बैंक कहते थे कि जनाब हमने घर बनाने के लिए कर्जा देना ही नहीं है, क्योंकि लोग अदालतों में चले जाते हैं और अदालतों में हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ठीक हो गया। उसमें सबसे पहले इमरान खान साहब जाती कोशिशों से फोरक्लोजर लॉ को डिफेंड किया, उसको इफेक्टिव बनाया। यानी अब अगर आपने बैंक का डिफॉल्ट किया तो 14 दिन का एक नोटिस जाएगा, उसके बाद 14 दिन का दूसरा नोटिस जाएगा और दूसरे नोटिस के 30 दिन के बाद वो घर जो है बैंक कॉन्फिस्केट कर लेगा अदालत के बगैर, और आप अदालत नहीं जा सकते। यानी बैंक को उसके सरमाए की सिक्योरिटी मिली। बिल्कुल, ये लॉ पास हो गया। बिल्कुल सही, ये लॉ पास हुआ और इसको पहले हाई कोर्ट में डिफेंड किया हुकूमत ने, फिर सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड किया, जस्ट टू गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द बैंक दैट देयर मनी इज सिक्योर। ठीक है जी। यार यहाँ पर बैंक की भी सिक्योरिटी है, आवाम की तो है ही है, बैंक की भी सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली को कत्ल करके तो अवाम को रिलीफ नहीं देना ना। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी सिक्योरिटी हमने बैंक को क्या दी? ठीक हो, जब हमने कहा कि 11% जो है वो आप 3% पे दें, 8% हम देंगे, तो हमने बैंक से ये नहीं कहा कि आप अपना 8% हमसे मांगते फिरें। नहीं, हमने स्टेट बैंक को एक डेबिट अथॉरिटी दे दी। स्टेट बैंक खुद ब खुद हुकूमत के अकाउंट से पैसे निकाल के बैंक को बांट देगा। सही। नंबर 3, देखें हमने ये लॉ बनाया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तान के बैंक्स को बाउंड किया, फोर्स किया कि वो अपनी जो टोटल लेंडिंग का 5% जो है वो सिर्फ हाउसिंग की इंडस्ट्री को लेंड करे, हाउसिंग के लिए लेंड करे। यानी कि 378 बिलियन रुपीस इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ हाउसिंग के लिए लोगों को कर्जा दिया जाएगा। 370 बिलियन। बिल्कुल सही। उसके बाद बैंक का जितना पैसा है उसके 40% को हुकूमत पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर रही है। सही। कि अव्वल तो बैंक की कॉन्फिस्केशन है, बैंक को अदालतों से रिलीफ दिया, उसके बावजूद भी अगर कुछ पैसे में बैंक का पैसा रिकवर होने में कोई कमी रह जाती है तो बैंक के हर 100 रुपए में से 40 रुपए जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगी। यानी हमने सबसे पहले बैंक को प्रोटेक्शन दी कि आप खुल के पैसे दें। बिल्कुल सही। जाहिर है बैंक को भी जब कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा दिया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, तभी वो भी खुल के खेल सकते हैं। मैं आपकी बात जो है, मैं यही वाली बात जो है मैं जो है वो डॉक्टर साहब आपकी जानिब लेकर आना चाहूंगी। कॉस्ट सब्सिडीज, उसके बाद फिर हम देखें मार्कअप सब्सिडीज, गवर्नमेंट जब इतनी सब्सिडी दे रही है और घर जो है वो फराहम कर रही है, सर इसका जो है इस पे मुल्की मईशत किस सम्त में जाती है? देखें, बात वो पहले ही हमने कर ली है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, दोनों फ़रोग करेंगी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ वो जो 44-45 इंडस्ट्रीज हैं वो फ़रोग करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और फिर
जो हाउसिंग, ये सारी बातें जी जी हो जी गई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सिर्फ दो बातें समझने की ज़रूरत है इस सारे के अंदर। पहले तो ये है कि एक हमारा लॉ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एग्जैक्टली कि ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या ये जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन कर रही हैं वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर रही हैं या उसके बगैर ही ये सारा काम हो रहा है। घरों के और सोशल इश्यूज और के इस सारे एफोरिया के अंदर अंदर जो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं इम्पैक्ट तो नहीं हो रही, उसका भी तो कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ किया होगा। और दूसरा ये है कि हमारी मुल्क की हिस्ट्री में बहुत सारी करप्शंस हुई हैं, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर्स ने गड़बड़ें की हैं। ज़ैड भुट्टो ने भी कुछ घर बनवाए थे, जुनेजो ने भी घर बनाए थे, उनमें से बहुत सारे गिर गए थे, ठीक है, हाई राइजेस। तो गरीब आदमी को ये डर भी रहता है। सो गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर किया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये उस क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी की हो रही है, ताकि यानी क्या सारे सवाल जो है वो आज आसिम साहब की कोर्ट में जा रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ये मैं अपने बच्चों को उस घर की तीसरी मंजिल पे उसी पर ले जाऊंगा ना जब मुझे पता है कि ना सिर्फ वो हवादार है, ना सिर्फ वो सस्ता है, बट वो पायदार भी है और बिल्कुल एंड सच फोर्थ। सो ये उस सारे पैकेज का हिस्सा है, क्योंकि हमें जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हमने साइन किए हुए हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल का इशू भी है और उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का भी इशू है, और हमारे अपने लॉज जो हैं जिसमें मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हर जो कंस्ट्रक्शन होती है, हमने ये देखा कि पिछली हुकूमतों ने ये बड़ी बड़ी सड़कें बनाई और उन्होंने एनवायरनमेंट जो था असेसमेंट नहीं की। उन सड़कों ने जो बनाए, स्पेशली ये मोटरवे ने जो बनाए, तो जानवरों के दो हिस्से हो गए और वो अब सड़क के ऊपर से जाते हैं तो कुछ ले जाते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज की 21वीं सदी में हम बाकी चीज़ों को भी गवर्नमेंट इंश्योर करे कि ये कंपनियां कहीं उस वो लेवल पे कहीं हुकूमत का पैसा भी और लोगों का पैसे में 100 रुपए ही खर्च हुए हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसिम साहब, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और फिर मजबूती और पायदारी, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का कंसंट्रेशन होता है हमारे आवाम के ऊपर कि आवाम को जो है वो अच्छी चीज़ मिले, और ऑब्वियसली घर में भी ये जो घर बना रहे हैं इनका फेवरेट प्रोजेक्ट भी है, तो इसमें उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा होगा, बताइएगा जरा। जी अच्छा सुमेरा, पहली चीज तो ये कि आप क्या समझती हैं कि इमरान खान कोई ऐसी चीज बनने देगा कि एनवायरनमेंट को कोई मसला हो? वो बात मैंने इसलिए मैंने वो बात कर दी। आप इज द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर जो एनवायरनमेंट के ऊपर बकायदा खुद उसको वो करते हैं और एक मिनिस्ट्री उन्होंने डेवलप की है। अच्छा, अब आ जाएं कि इसकी पायदारी पे और उस पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बकायदा नेफ्डा में एक मॉनिटरिंग यूनिट है जिसके अंदर बड़े हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करने के लिए बैठे हैं। उसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो उस लैंड का टाइटल, कि कहीं कोई फ्रॉड वाली कोई गलत जमीन तो नहीं आ गई है कि गरीब आदमी का पैसा लग रहा है, बाद में पता लगे कि वो जमीन जो है वो सही नहीं है। सबसे पहली चीज ये होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है उसको कंसल्टेंट्स अप्रूव करते हैं कि ये इसका जो डिजाइन है ये हाई राइज हो रहा है या छोटा है, ये हवादार है या नहीं है, इसमें मटेरियल क्या है। उसके बाद अब आप देखें कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जो भी फैसिलिटी बनने जा रही है उसमें रोड्स डिजाइन होती हैं, उसके अंदर पार्क्स पहले डिजाइन होते हैं, कम्युनिटी सेंटर डिजाइन हो रहे हैं, फुटपाथ के बगैर वो नहीं बनेगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जितनी है वो अंडरग्राउंड जाएगी। ये बड़े बड़े महंगे इलाकों में ये फैसिलिटीज नहीं है। फिल्ट्रेशन पानी के प्लांट्स लगेंगे, मस्जिदें हैं, जिम्स हैं, हर घर के लिए गाड़ी की अलग पार्किंग दी जा रही है। इसके अलावा ग्रीन एरिया के लिए खुसूसी, जब तक उसके अंदर ग्रीन एरिया नहीं होता वो प्लान अप्रूव नहीं होता। ग्रीन एरिया का मतलब है जहां दरख्त, पार्क, ये ताकि इको फ्रेंडली रहे। फिर आप देखें कि इन तमाम एरियाज को सिटी के जो मेन स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे कनेक्ट किया जाता है ताकि लोग अपने कारोबार पर जा सकें या मामूलात जिंदगी को बहाल रख सकें। तो इतनी ज्यादा फिल्टर से गुजरने के बाद ये प्लान अप्रूव होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके इसमें रहें। जो पिछली चीजें थी, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए बकायदा
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये नैफडा एक अथॉरिटी बनाई गई है। मैंने तो बताया कि 2 साल जाया इसी में हुए कि कानून साजी हो रही थी इसके ऊपर कि कोई काम गैर म्यारी तरीके से ना हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आसिम शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में। एक बात करनी है। आसिम साहब हमारे साथ ही हैं जी। हेलो जी 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 जी, आसिम साहब, मलिक साहब फिर आपसे बात करना चाह रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी सारी बातें क्लियर हो जाएं। जी मलिक अच्छा, आसिम साहब ने जिस तरह बात की है माशाल्लाह बड़े डिटेल से हमें बताया जी, हर बात का जवाब दिया है, उनको हम दाद देते हैं कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, बड़ी स्पिरिट है उनके अंदर और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं हम, जो हमारे जेहन में कोई खराफात है उसको क्लियर कर रहे हैं और ये हमारा मैसेज मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जा रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर जिस तरह आसिम साहब ने अभी इसको इन डिटेल बताया है सारी बातों को और हमारे जवाब दिए हैं, आप यकीन करें मैं बड़ा इम्प्रेस भी हुआ और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा और मेरा दिल कर रहा है मैं अपना घर बेच के ना वो 3.5 मरले वाला घर ले लूँ। बिल्कुल सही। अब मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो आसिम साहब ने अभी बताई हैं, क्लियर की हैं, अगर ये इसी तरह तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये फर्स्ट टाइम होगा कि किसी गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। इससे पहले हमारे जितने वडेरे थे, जागीरदार थे, जिम्मेदार थे, सनतकार थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने फायदे नहीं देते थे। अगर ये इस तरह कर रहे हैं तो यकीन करें ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये उन लोगों के लिए, खास तौर पर उन छोटे तबके के लिए, सारी जिंदगी के लिए उनकी दुआएं, अल्लाह करे ये कामयाब हों। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन अभी हमारा और है। अभी आपका क्वेश्चन है जी, अभी जल्दी से कर लीजिए। वो क्वेश्चन ये है आसिम साहब से कि आसिम साहब इसका आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? ठीक है। क्या ये ना हो कि आने देखिए आप सारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं या फिर स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको पंजाब से या जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक इन्होंने लॉन्च किए हैं, प्रोजेक्ट जो है आसिम साहब, इसका पूरा टाइम स्पेन आपका है क्या? लोगों को उनकी कहीं ये अगली गवर्नमेंट तक तो नहीं चला जाएगा? फिर वो किसी वो खराबी का शिकार हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट तक तो फिर हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो ये कितना टाइम पीरियड ले जाएगा ये पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है आसिम साहब? अच्छा, दो बात इसमें की। आपने एक बात की अगली गवर्नमेंट से, इसको इसीलिए हमने एक कानून के तहत, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये अथॉरिटी बनाई ताकि तमाम काम प्रोटेक्टेड रहे। दूसरी चीज देखें, हर प्रोजेक्ट जो है इसमें दो वो हैं, जिस तरह लाहौर का प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट 2 साल से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है। आज जो इफ्तिताह की हैं ये एक साल के प्रोजेक्ट हैं। लाहौर का जो मैं अभी बता रहा था न्यू सिटी है, एलडीए सिटी है, वो 18 माह का प्रोजेक्ट है। इस तरह जो फ्राश टाउन का है वो 2 साल का प्रोजेक्ट है एट द मोस्ट। ठीक है, 2 साल से कोई प्रोजेक्ट इंक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि हजारों की तादाद में घर बनने होते हैं, इसलिए ये हम और उनको उनकी क्वालिटी भी इंश्योर करनी है, फिर उनकी मॉनिटरिंग भी करनी है कि कोई सब स्टैंडर्ड चीज ना हो। तो ये वो देखे ना, आपका जो डीएचए का या पॉश एरियाज का स्टैंडर्ड है, वहां भी आप देखेंगे खंभों की भरमार है और तारों की भरमार है। इस चीज को उसको अंडरग्राउंड रखना, फिर वहां सीवरेज रखना, फिर वहां फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने, वहां फुटपाथ डिजाइन करना, फिर वहां ग्रीन एरियाज डेवलप करने। तो इसलिए कम से कम टाइम में, और जो आपके बड़े रेपुटेशन वाले कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जिस तरह एफडब्ल्यूओ है, जिस तरह सीडीए या एलडी है, इन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। तो 1 साल कम से कम और 2 साल मैक्सिमम, उसके अंदर अंदर ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं वो खत्म होंगे। सही है, यानी कि प्लान सिटीज हैं, अवाम जो है हमारे वो प्रोटेक्टेड है, बैंक्स जो है वो हमारे प्रोटेक्टेड है और अवाम को जो है वो रिलीफ मिलने जा रहा है इस प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिम शौकत साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने, सारी डिटेल जो है वो आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। अब आपकी जानिब आएंगे मलिक साहब, हुकूमत का तो आपने देख लिया कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब प्राइवेट सेक्टर का भी जाहिर है एक रोल बनता है, क्या रोल प्ले कर सकते हैं आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में? नो डाउट जी, अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को साथ लेगी, मेरा ख्याल है कि लोगों के एतराज़ात भी ख़त्म हो जाएंगे, सही, बिजनेस भी एक्सपेंड करेगा और रोज़गार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर को लूप में लेते हैं, उनको साथ शेयरिंग में लेके आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने आपके लास्ट प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि ब्लैक मनी पाकिस्तान के अंदर बहुत पड़ी है, जितना मर्जी ये कर लें वो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है। अगर ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, जिस तरह अभी जून तक एक्सटेंड भी कर दी थी पीएम साहब ने, और मैंने उससे पहले रिक्वेस्ट की थी कि इसको एक्सटेंड करें, मैं अब भी करूंगा, इसको मजीद एक्सटेंड करें। ठीक है। अगर ये इसको प्राइवेट सेक्टर को शेयरिंग में लेके आते हैं, अपने साथ शेयरिंग में लाते हैं, आप यकीन करें बिजनेस भी बढ़ेगा,
और ये जो प्रोजेक्ट अभी आसिम साहब बता रहे थे कि 1 साल से 2 साल का प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में और प्राइवेट प्रोजेक्ट में हमेशा फ़र्क रहता है। ठीक है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जितना मर्जी आप उसको बेहतर से बेहतर करने की पोजीशन में भी आ जाएं, कर भी लें, लेकिन फिर भी वो प्रोलॉन्ग हो ही जाता है, उसमें काफ़ी कबाहतें मौजूद होती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाला कोई भी बिजनेस करता है, वो अपना बिजनेस मार्जिन को देख रहा होता है, प्रॉफिट को देख रहा होता है, टाइम को देख रहा होता है, लेबर को, वो हर चीज़ को देख के कैलकुलेट करके, क्योंकि ये पैसे गवर्नमेंट के हैं जो लग रहे हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर वाले के जो पैसे लगते हैं, बिजनेसमैन अपने पैसे को जल्द जल्द रोल करके चाहता है मैक्सिमम उससे जो प्रॉफिट है वो गेन कर सके, टाइम बच सके। अगर ये प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ में लाते हैं तो आप यकीन करें, इनका जो प्रोजेक्ट 1 साल का, मैं आपको यकीन से लिख के देता हूँ, वो 8 से 10 महीने का हो जाएगा। आप लूप में हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लिया उन्होंने। हम तो चाहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर को लूप में लें। अब आप देखें, बेशुमार पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखें कितनी जिद्दत आ गई। अब तो वो पुरानी वाली बात खत्म हो गई वाकई। आप जितने अगर नीयत से लोग करते तो आज जितने ये सोसाइटियों वाले आपने देखा जो नैब के अंदर केस भुगत रहे हैं, अगर ये नीयत से करते, आप यकीन करें इतनी कंस्ट्रक्शन थी, इतने लोग इन लोगों ने सेटल हो जाने थे कि आपकी सोच है शायद ये हाउसिंग सोसाइटी इनको बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। बिल्कुल सही। ये सिर्फ उन लोगों की फ्रॉडबाजी की वजह से ये आज वो लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। लेकिन उन लोगों ने भी जो प्रोजेक्ट किए थे उसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया। ठीक है। उनको वो पैसे देते थे, उनसे वो अपने प्रोजेक्ट बनवाते थे। सही। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बेशुमार हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उनको अपने लूप में ले, उनको साथ अपने साथ लगाए, टाइम भी बचाए। और मैं जो इन्होंने जिस तरह अभी आसिम साहब ने बताया कि ये सोच रहे हैं कि 35,000 घर 10,000 घर ये देने जा रहे हैं। तो अगर ये 1 साल में 10,000 घर देते हैं, अगर वो 8 महीने में हो जाते हैं, 2 साल आप अब 12 आप देखें, ये 3 गुना हो जाएंगे, 2 गुना से 3 गुना हो जाएंगे। मेरा तो ये मौका। अच्छा मलिक साहब, एमनेस्टी की चूंकि बात हो रही है, खैर हमारा प्रोग्राम तो आज कंस्ट्रक्शन पे है, लेकिन आपकी नज़र में एमनेस्टी जो है वो दीगर किस इंडस्ट्री में अगर हम दें इसी तरह से तो बूस्ट करेगी हमारी इकोनॉमी? किसी भी इंडस्ट्री में आप दे दें। आप हम आईटी से भी रिलेटेड हैं, हफीज सेंटर से रिलेटेड हैं, आईटी के बहुत बड़ा नाम है। मैं कहता हूँ कि आईटी के हवाले से, गोल्ड के हवाले से, आप ये जो कपड़े के हवाले से किसी भी बिजनेस का नाम ले लें। ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे उन लोगों को जानता हूँ जो लोग कहते हैं कि यार हम एमएनसी स्कीम में आना चाहते थे, लेकिन हमारे अंदर खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है। ये खौफ गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए। एमएनसी गवर्नमेंट दे रही है ना जी। अब तो मेरा ख्याल है इतना अरसा हो गया, अब तो उनका खौफ दूर हो जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, एमएनसी जिस तरह इन्होंने इसके अंदर दी है, अगर ये बाकी बिजनेस में भी गवर्नमेंट एमएनसी दे देती है, इन बुरे हालात में भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर लोग अपना अब वो जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का गवर्नमेंट एक तरीका इनको दे देती है, तो ये बड़ी एक सूदमंद चीज़ हो। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एमनेस्टी स्कीम पे चूंकि हम बात कर रहे हैं, जब भी किसी कंट्री में इस तरह से एमनेस्टी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं तो करप्शन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है? लोग जो है वो बेखौफ होके करप्शन करते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि जितना ब्लैक मनी कमानी थी कमा ली और वो यूटिलाइज भी हो गई, या अब कोई खतरा भी नहीं है तो अब मजीद नहीं करनी? करप्शन बढ़ जाती है जी। बात ये है कि गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है ये 14th एमएनएसटी स्कीम है। ठीक है। और सब लोग नहीं आ रहे हैं। 14th ऑफ मतलब पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान में एमएनएसटी स्कीम्स आई हैं, हर गवर्नमेंट ने दिए हैं। किसी ने 1 दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए। सही। कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसने नहीं दी हो। ये वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने कहा था कि हम नहीं देंगे और उसके बाद दे दी। इन दी कॉन्टेक्स्ट है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दूसरी है। बात ये है जी कि जब तक आप इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को ठीक नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट शायद कोशिश कर रही है उस तरह कामयाब नहीं हुई, तब तक करप्शन रहेगी। ठीक है। जब तक आप ट्रांजैक्शंस को आईटी के जरिए जो अब नॉर्म बनता जा रहा है, जब तक आप कैश पेमेंट्स को मिनिमाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ये इतने लंबे केसेस नहीं से कम करेंगे, आप बहुत जल्दी अकाउंटेबिलिटी पे नहीं आएंगे, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक हर इदारे के अंदर
सेल नहीं बनेगा जो जो अकाउंटेबल करता रहे अपने साथियों को, ठीक है, आपके मुल्क में या किसी मुल्क में भी करप्शन दूर नहीं हुआ करती। बिल्कुल सही है। और फिर जब आपको पता हो कि अगली एमएसटी स्कीम आ जाएगी क्योंकि लोगों ने उसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इकोनॉमी उसी से चलती है, तो फिर चलेगी। मगर एक और इशू इसी के साथ बंधा हुआ है, वो FAFT है, FATF जी, ठीक है जी। आपको कहा है जी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो करप्शन का इशू है, जिसने कहा है कि टेरर फाइनेंसिंग तो हमारी नीड थी, हमने बंद करवा दी, बिल्कुल सही है। मगर उसके साथ एक ड्रग फाइनेंसिंग भी है जिसको हम नहीं कर सके क्योंकि उसका बिल्कुल तल्लक ब्लैक मनी को वाइट करने का है। ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं पर्सनली तो हक में नहीं हूँ एमएसटी स्कीम, लेकिन डॉक्टर साहब पैरेलल अगर हम मगर मैं उसके एक और तजवीज़ फिर मेरी है कि फिर टैक्स फ्री मुल्क कर दें आप। अच्छा, एमएसटी जो देते हैं तो आप कहें जी 5 साल के लिए इस मुल्क में टैक्स नहीं लिया जाएगा, गवर्नमेंट जो है इन शोबों पे इन्वेस्टमेंट करें जिसमें गवर्नमेंट भी ले। जिस तरह इंग्लैंड ने बड़ी खूबसूरती से वो कुछ आइलैंड्स हम इस पोजीशन में हैं कि टैक्स फ्री कर दें एमनेस्टी देके। पोजीशन में जब आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है तो पोजीशंस होती है। इतनी बड़ी गवर्नमेंट में हम कोई पोजीशन में नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी गवर्नमेंट में ना हम करप्शन ठीक कर सकते हैं, ना हम आपके पास 6-7 गवर्नमेंट्स है ना, एक फेडरल है, 4 जो एस्टेब्लिश सूबे हैं, फिर आज़ाद कश्मीर है, फिर GB है, तो ये सारी ब्यूरोक्रेसी है और ऊपर से नीचे इसके मिनिस्टर्स हैं और इसमें सारे स्ट्रक्चर्स तो वही हैं जो पुराने कॉलोनियल स्टाइल के हैं। ठीक है। तो फिर आप उसमें दूर नहीं कर सकते। सही है। आपको नए स्ट्रक्चर्स जो दुनिया ने बदले और बड़ी जल्दी बदले, पैरेलल बदले, ये नहीं किया कि पहले को खत्म किया, उनको फेज आउट कर दिया, ठीक है, तो चीजें चल जाती हैं। मैंने आपसे अभी कह रहा था कि ये जो आपके पनामा के केसेस आए अपोजिशन लीडर्स पे और सच फॉर्थ, ये उन मुल्कों ने ऐसे अपने रखे हुए हैं आइलैंड्स जहां आप टैक्स फ्री जोन्स में अपने पैसे रख लेते हैं, फिर वो इंग्लैंड की हुकूमत या पनामा की हुकूमत उनको यूज कर लेते हैं। तो आप भी ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स अगर आप करना चाह रहे हैं कि ब्लैक मनी को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्यों टैक्स दे रहा हूँ? मुझे भी तो इतने सालों से जो मेरा टैक्स कट रहा है, मुझे भी तो रिस्पाइट दे ना। सिर्फ टैक्स चोरों को या रिश्वत लेने वालों को क्यों आप एमएसटी दिए जाते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके मॉरल इश्यूज भी हैं। ठीक हो गया। मलिक साहब, आप कोई सजेशन देना चाहें गवर्नमेंट को कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर किस तरह से काम कर सकती है और आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि ये बेटर होगा? अच्छा, पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा जिस तरह डॉक्टर साहब ने की और बड़ी वैलिड बात थी। मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा, कतन भी उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक मेरा अपना स्टांस है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी PM साहब ने जिस तरह प्राइस बॉन्ड को ख़त्म कर दिया, जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये 5000 वाला जो हमारा नोट है उसको भी आगे से खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है। वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे गौर व फिक्र कर रही है। सही है। इस तरह करके स्टेप लेने से नो डाउट के आपके अंदर जो ब्लैक मनी का आंसर है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जिन लोगों के पास प्राइस बॉन्ड पड़े थे उनका क्या हाल हुआ। बिल्कुल। और उनको निकाले उन्होंने फिर जिस तरीके से भी निकाले। सही। अब मसला ये आ गया कि जो आपने सवाल किया है वो मैं आपको अब कर देता हूँ क्लियर, कि गवर्नमेंट को वो अब जो सीट्स पे बैठे हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी वो इतनी समझदार है, नो डाउट के हमारे जो पॉलिटिशियन जो इलेक्ट होके आए हैं वो भी समझदार हैं, बिल्कुल। तो इनको कोई चीज़ दिखाना या समझाना वो इसी तरह कि जिस तरह सूरज को चिराग दिखाना हो। बिल्कुल सही है। मसला ये है कि जो बात हम कहेंगे वो शायद वो ना माने, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि वो कहते हैं मशवरा जो है वो दीवार से भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, नो डाउट बड़े अच्छे स्टेप हैं, नज़र भी आ रहा है, अगर ये इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुआ होगा। ठीक हो गया। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, भुट्टो साहब ने भी ये और जुनेजो साहब ने भी ये काम शुरू किया था, लेकिन वो बिल्डिंग्स ही गिर गई। बिल्कुल ऐसे नाकिस मटेरियल था। अब अगर गवर्नमेंट ये करना जा रही है तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। उसमें गवर्नमेंट को सिर्फ इतना हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है
कि खुदारा जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं, वो भी बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल। उनको अपने लूप में लें, उनको अपने लूप में लें। उनको अपने साथ अपना एज ए पार्टनर ठीक हो गया, उसको साथ लें। सही, हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जाहिर है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही करनी है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने बाहर जो अपने, मेरा मतलब है कि जो अब मैं वो क्या प्रोग्राम में बता दूं, जिन लोगों को नवाजते हैं ये लोग, अक्सर हर गवर्नमेंट में लोग ठीक अपने है, लोगों ठीक को है, नवाज, ठीक है, ठीक है। अगर इन लोगों ने नहीं नवाजना, ये समझते हैं कि मेरिट पे काम करना है और वाकई फैसिलिटेट करना है आवाम को, तो जनाब आप ये काम करें ना, आप सब लोगों को 100 घर जो है ना मुख्तलिफ कंपनीज को दे दें, ठीक है। आपको उसका बिल्कुल उसमें कंपटीशन भी आ जाएगा, हाँ, मटेरियल बिल्कुल का सही, बिल्कुल सही। हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर होके आ क्लियर हो जाएगी जाएगी। 6 से 8 महीने में। ठीक हो आप गया। इतनी जदीद लेबॉर्टरीज आ रही हैं, किसी भी लेबॉर्टरी को बुला के उसके टेस्ट करवा लें, पता चल जाएगा पता कि चल कौन जाएगा, सच्चा है बिल्कुल कौन सही, नहीं। बहुत अच्छी सजेशन है। बहुत शुक्रिया, मैं अपने मेहमानों का शुक्र अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर कैसर हसन साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक बात कही, उसको मैं अपने इसमें प्रोग्राम की क्लोजिंग में ज़रूर करना चाहूँगा। आपने कहा सोशल इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व करेगा ये जो प्रोजेक्ट है, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया मलिक कलीम अहमद साहब, आपने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और आसिम शौकत साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी बड़ी हमारी सरासर गुफ्तगू रही, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आज हमारा मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और लोगों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रहा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।